अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20। इस लेक्चर का कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया जी लास्ट एडवाइस। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। आज हमने कुछ इतना ख़ास नहीं पढ़ना, मगर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। इसका ये मतलब नहीं है आप इस लेक्चर को छोड़ दें। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप अगर बुक के पहले तीन चार चैप्टर्स पढ़ लें, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो फॉर द एग्ज़ाम। एक दो प्रैक्टिस वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से कोई लड़का जो सा है विद इन 1 वीक और 2 वीक्स 3 वीक्स जितना भी टाइम आप लेना चाहते हो, उसके बाद जो सा है वो मुझे कोई रिज़ल्ट जो सा स्कैन करके भेज दे, तो मेरी जो सी है मेहनत जो सी है वो पूरी हो जाएगी। बहरहाल आप में से कोई कर रहा है या नहीं, मगर मुझे पता है उमर ज़रूर करेगा। शुरू करते हैं। अच्छा जी, नेबर फ्रॉम हेल। ठीक है, नेबर फ्रॉम हेल एक बड़ी अच्छी गेम है। अगर आप में से कोई नहीं खेलता, आपको जिस तरह मैं पहले आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, मैं गेमें बहुत खेलता हूँ अक्सर। मुझे नहीं पता यासिर जो सा है वो बहुत गेम्स खेलता है, और मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ। मैं पढ़ता कब हूँ, मैं गंदा बच्चा हूँ, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये एक बहुत अच्छी गेम है। इसमें ये होता है कि ये जो लड़का है ना, ये अपने नेबर के घर में जाता है, और वो जो नेबर है वो अगर अब दूसरे कमरे या निचले कमरे में चला जाता है, तो वो पकड़ के जो है वो उसके सोफे पे ग्लू लगा देगा, उसके टीवी के सिग्नल ख़राब कर देगा, उसके टॉयलेट को फिक्स कर देगा, और इस तरह के कारनामे करता है। वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी गेम है। ठीक है, मेरे बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं। ठीक है, तो यानी ये नेबर है, ये इसका गुस्से का लेवल है। बहरहाल द रीज़न कि भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिस्को के अंदर एक प्रोटोकॉल है, इज़ नोन एज अ CDP, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज़ नोन एज अ सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बैठा हुआ ना अपने साथ वाले नेबर्स की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। अगर आपने कभी नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग करनी है और आपने देखना है कि आपके राउटर के इस साइड पे कौन सा राउटर लग रहा है, इस साइड पे कौन सा राउटर लग रहा है, इस साइड पे कौन सा राउटर लग रहा है, तो आप इस राउटर को कहोगे शो CDP नेबर, और वो आपको बता देगा। और अगर आपने इसको डिसेबल करना है, आप ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाके नो CDP की कमांड दे दोगे। ठीक है, वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये बस अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन ढूंढता रहता है। ठीक है, मगर ये इज़ नॉट अ नेबर फ्रॉम अ हेल। ठीक है, इज़ अ गुड नेबर्स। अच्छा, बस ये एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। माइंड दैट ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो मेरा बेचारा गरीब सा राउटर चल रहा है या नहीं। ठीक है, टेलनेट 192.168.0.100 माइंड कर गया मेरे ख्याल में। अच्छा जी, कोई मसला हो गया था मेरे ख्याल में, हैंग हो गया था हाइपरवाइज़र। वापस हम राउटर में आ गए। ठीक है, हमने सिस्को पासवर्ड दिया, इनेबल किया, सिस्को का पासवर्ड दिया दोबारा, और शो CDP नेबर्स। ठीक है, और इसको नेबर नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे ख्याल में दूसरा राउटर बूटअप हो रहा है। ठीक है, तो जितनी देर वो बूटअप होता है, तो मैं इतनी देर आपको स्लाइड में से दिखा देता हूँ कि ये करता क्या है। ठीक है, ये आपको साथ पड़ी हुई डिवाइस की जो सी है वो ID दिखा रहा होता है। ठीक है, लोकल इंटरफेस दिखा रहा होता है कि आपके कौन से लोकल इंटरफेस से वो डिवाइस कनेक्टेड है। लाइक मेरे पास ये राउटर 1 और ये राउटर 2 है। राउटर 1 का इंटरफेस 1 जो सा है वो लोकल इंटरफेस है, और उस डिवाइस का जो इंटरफेस है वो इंटरफेस 2 है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। ठीक हो गया, तो होल्ड एंड टाइमर इन सेकंड्स, यानी हर 60 सेकंड के बाद ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा होता है। और इसका टोटल होल्ड डाउन टाइम, यानी पूरा टाइम जिसके बाद ये समझे कि अगर वो डिवाइस डिस्कनेक्ट होगी है मेरे साथ, वो 3 टाइम आउट्स है, यानी 60 × 3 इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। ठीक है, 180 सेकेंड्स। ठीक है, यानी अगर आपको मैं भी शो CDP नेबर दिखाऊंगा तो वो दिखाएगा मुझे। फिर उसके बाद आपको दिखा रहा होता है डिवाइस कैपेबिलिटी, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, और उसके बाद रिमोट इंटरफेस। रिमोट इंटरफेस से मुराद यानी ये वाला इंटरफेस आपको दिखाएगा। ठीक हो गया, तो दोबारा देखते हैं कि उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जिस तरह ISP1 यानी रिमोट जो राउटर है वो ISP1 है, मेरे लोकल इंटरफेस सीरियल 0/0 के साथ कनेक्टेड है। उसका होल्ड डाउन टाइम 150 सेकेंड्स है, और वो राउटर भी है, स्विच भी है, और IGMP डिवाइस भी है। ठीक है, IGMP क्या है मेरे ख्याल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म 3740, आगे से मुराद ICMP से ICMP कह रहा हूँ, ICND वर्जन 2 के अंदर। बहरहाल ये ICMP की टाइप की प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो 3745 प्लेटफॉर्म है, और रिमोट इंटरफेस जो है वो सीरियल 0/0 है। ठीक है, शो CDP नेबर डिटेल्स की भी एक कमांड है, और इसके साथ बहुत सारे स्विचेज हैं। अच्छा, ये CCNA के एग्जाम में आ सकते हैं आपके पास कि इसके साथ कौन कौन से स्विचेज हैं। ठीक है, शो CDP नेबर, और उसके बाद डिटेल्स की कमांड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, शो CDP नेबर डिटेल्स। ठीक है, शो CDP नेबर ये इंटरफेस के साथ भी आप दिखा सकते हो कि इंटरफेस नहीं, सीरियल 0/0
तो वो आपको दिखाएगा कि सीरियल 0 के साथ मैं ये वाला नेबर देख सकता हूँ। मगर बेस्ट कमांड जो सी है वो डिटेल की है और वो आपको पूरी डिटेल देना शुरू कर दे। 3745 है, होल्ड डाउन टाइम 147 सेकेंड्स है, और रिमोट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, और उसके ऊपर VTP डोमेन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इवन ये आपको IP एड्रेस भी ला के दे रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको दूसरे आपका जो नेटवर्क है ये आपकी डिवाइस है और ये आपकी जो ISP है उसने डिवाइस लगाई हुई है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्यों शेयर करे, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप किसी सिक्योरिटी प्रोफेशनल से बात करोगे कि अगर डिसेबल द CDP नेबर्स, और बहुत सारे कंप्लायंस स्टैंडर्ड जो हैं वो रिक्वायर करते हैं कि आप CDP नेबर्स डिसेबल कर दिए जाए, ठीक है। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास सिस्को की डिवाइस है और आप दूसरी साइड पे आपने HP की कोई डिवाइस लगाई, मैं अभी स्विचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिस्को कहती है कि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, मगर HP ने मार्केट कैप्चर करनी है, ज़ाहिर है वो सिस्को का कंपटीटर बन गया, वो उनकी लड़ाई हो गई है आपस में, तो वो HP की डिवाइस आपको सिस्को की डिवाइस दिखा रही होती है। हालांकि CDP सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, मगर आपका HP का स्विच इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। बट इन शॉर्ट यहाँ पे मकसद ये था कि शो CDP नेबर्स दिखाना, और आपने देखा कि शो CDP नेबर्स जो है वो हमें नजर आता है यहाँ पे कि कौन कौन से नेबर्स हैं हमारे पास। और ये देखो, आप होल्ड डाउन टाइमर पे अगर आंख रखो, यहाँ पे 135, 130 और 130 सेकेंड्स, 129 सेकेंड्स, और देखना 120 के बाद क्या होता है। 125 सेकेंड्स, 124 सेकेंड्स, 123 सेकेंड, 122, 120, कम ऑन 179 बोला, ठीक है। ये देखो 120 सेकंड के बाद ये दोबारा 179 सेकंड्स हो गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है 60 सेकंड्स के बाद दोबारा रिफ्रेश करता रहता है। 60 सेकंड के बाद दोबारा इन्फॉर्मेशन भेजेगा और चेक करेगा कि उसको वो डिवाइस मिल रही है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है, मगर दोबारा 180 सेकंड्स पे रीसेट हो जाता है। अगर मैं दूसरी डिवाइस बंद कर दूं तो ये टाइमर जो है डाउन होता होता उसके बाद इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। आपको खुश करने के लिए मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है, बज़ाहिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये जो राउटर 2 था GNS के अंदर उसको बंद कर दिया, और अब हम देखते हैं होल्ड डाउन टाइमर किधर जा रहा है, ठीक है। ये देखो 144 हुआ, 143 हुआ, 142 हुआ, 141 हुआ, ठीक है। इतनी देर हम बातें करते रहते हैं, ठीक है। यानी ये CDP नेबर्स यानी दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती रहती हैं, और उसके बाद जो है वो 60 सेकंड के बाद दोबारा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर उसको वो डिवाइस मिल जाती है तो उसको दोबारा अपडेट कर देता है, ठीक है। और अगर उसको वो डिवाइस नहीं मिलती तो वो 180 सेकंड्स तक उसका वेट करेगा, और 180 सेकंड्स के तक अगर वो उसे नहीं मिलेगी तो उसे निकाल देगा। वो देखो जी, फारिग कर दी उसने, ठीक है। आगे चलते हैं। बूटअप प्रोसेस, राउटर का बूटअप प्रोसेस क्या है, ये मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, मगर मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा कर लें क्योंकि चैप्टर के अंदर डिस्कस हो रहा है। परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो आपने उसको प्रेस किया, पावर दी, पावर ऑन होने के बाद उसने एक जो सा कोड, जो माइक्रो कोड है वो रोम से उठाया, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, जिस तरह आपके कंप्यूटर में रोम होती है, जिसे आप बायोस मेरे ख्याल में कहते हो, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उससे सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उस पर आप राइट नहीं करते, ठीक है। वो रोम की बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हम बिल्कुल डिस्कशन नहीं करें क्योंकि मैं यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, वो ऑन होने के बाद अपनी तमाम डिवाइसेस चेक कर रहा होता है, मेरा इंटरफेस लगा हुआ है, मेरा मेमोरी लगी, मेरी रैम लगी हुई, रैम कितनी, और ये सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, रन बूटस्ट्रैप कोड, ठीक है। बूटस्ट्रैप कोड चलाता है अपने कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो उसकी ही रोम में पड़ा हुआ होता है। ये छोटे छोटे दो सॉर्ट ऑफ कोड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। पहला कोड से कहता है कि तुम अपने कलेजी, गुर्दे, फेफड़े, टांगे, बाजुएं देख लो, यानी वो सो के उठता है तो बंदा देखता है ना मेरे जिस्म के पूरे पुर्जे पूरे, तो वो ये करता है। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप कोड, यानी जिस तरह ब्रश करने का कोड होता है ना, इस तरह उसका बूटस्ट्रैप कोड चलता है। और बूटस्ट्रैप कोड आपको ये बताता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है और कहाँ से उठाना है। नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो जो सा फ्लैश में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बूटस्ट्रैप कोड जो सा है वो फाइंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और लोड करता है इमेज इनटू द रैम, ठीक है। वो जब आप कंप्यूटर राउटर बूटअप हो रहा होता है तो आपने देखा होगा कि वो इस तरह के हैश सिंबल्स आ रहे होते हैं। वो क्या कर रहा होता है कि आपकी फ्लैश से इंफॉर्मेशन उठा के उसे डीकम्प्रेस करके आपकी रैम के अंदर वापस लोड कर रहा होता है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम में लोड हो रहा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो फिर आपके बाद उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो सा होता है, आपने कॉन्फ़िगरेशन लोड करनी होती है NVRAM से, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी है। अगर पावर खत्म हो जाएगी तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा वो उड़ जाएगा और दोबारा राउटर बूट होगा और वो दोबारा बूटस्ट्रैप कोड चलाएगा, और बूटस्ट्रैप कोड से कहेगा भैया आप फ्लैश से उठा लो। आप इवन TFTP सर्वर से भी उठा सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता है TFTP सर्वर क्या है, अगर नहीं पता तो हम अभी पता कर लेते हैं TFTP सर्वर क्या है। ये आपके नेटवर्क पे सर्वर पड़ा होता है, राउटर ऑन होता है, आप राउटर को बताते हो भाई आप कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से उठा लो। ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरे ख्याल में आप वहाँ से उठा सकते हो, ठीक हो गया।
मेरे ख्याल में जीएनएस इसी तरह करता है। जीएनएस के अंदर इंटरनल बिल्ट टीएफटीपी सर्वर है और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जब राउटर ऑन हो जाता है तो बताता है अच्छा जी अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है जी, मैंने घड़ी पहननी है, आज सुबह उठ गया, ब्रश व्रश कर लिया, उसने तैयार हो गया, नहा धो लिया, घड़ी पहननी है, ब्लैक शूज़ पहनने हैं, वाइट शर्ट पहननी है, उसके ऊपर काली टाई लगानी है, ब्लैक पैंट पहनी, काला कोट पहनना है और बाहर जाके फिर काम पे जाना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो सी है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी नॉन वोलेटाइल रैम में पड़ी होती है, ठीक है। वो नॉन वोलेटाइल रैम से उठा के उसको रैम में रख देता है, ठीक है। जब वो नॉन वोलेटाइल रैम में पड़ी होती तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहलाती है, ठीक है, कि जब राउटर स्टार्ट होगा तो वो ऑन होगी, ठीक है। और जब रैम में चली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे होते हो वो आप रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर कर रहे होते हो। और नॉन वोलेटाइल रैम आपके राउटर की ना बहुत थोड़ी सी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे शो वर्जन की कमांड करूँ तो ये देखो, ये नॉन वोलेटाइल रैम है यहाँ पे, ठीक है, 151 किलोबाइट्स ऑफ एनवी रैम, ठीक है। ये बहुत थोड़ी सी होती है, ठीक है। और ये एनवी रैम जो है बहुत थोड़ी सी होती है और ये इसको इतनी, ये काफ़ी होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन उठानी होती है, कॉन्फ़िगरेशन आपके राउटर की कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल का साइज़ इतना नहीं होता, ठीक है। एक करेक्टर जो टेक्स्ट फाइल का, जिस तरह ये 1 है तो वो कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, 8 बिट्स का 1 बाइट, ठीक है। तो ये किलो बाइट्स है, ठीक है, किलोबाइट्स बहुत बड़ी होती है। अगर मैं dir सिंपल ऑल की कमांड देता हूँ तो ये मुझे राउटर के अंदर जितनी मेमोरीज और ये सारा कुछ है वो दिखा रहा होता है, ठीक है। पार्टीशन दिखा रहा होता है, लाइक सिस्टम पार्टीशन है, एनवी रैम है, फ्लैश है। फ्लैश के अंदर नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, मगर ये जीएनएस का राउटर है, इसके अंदर यहाँ फ्लैश में नहीं पड़ा होता, ये मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे पड़ा होता है। अगर आप एनवी रैम स्लैश कॉलन फॉरवर्ड स्लैश देखोगे तो देखो इसके ऊपर आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, डेट नहीं लिखी हुई है, 1422 बाइट्स की है ये, ठीक है। 1422 बाइट्स कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप दोबारा शो वर्जन की कमांड देखेंगे, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लुकिंग एट दिस कमांड कैन यू टेल मी हाउ मेनी बाइट्स ऑफ एनवी रैम वी हैव, ठीक है। 151 किलो बाइट्स की रैम है, एनवी रैम है नॉन वोलाटाइल में। और एनवी रैम के अंदर आपका क्या पड़ा होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी होती है। अभी हम इसको डाउनलोड भी करके देखेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अगर आपने चेक करना हो आपके राउटर की रैम कितनी है, ठीक है, रैम और एनवी रैम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रैम वो जगह है जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी कॉन्फ़िगरेशन लोड हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिस्को 3745 के आगे यहाँ पर एक कुछ मेमोरी लिखी हुई है और बाइट्स ऑफ मेमोरी। सिस्को किसी रीज़न की वजह से, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द रीज़न इज़, मेरे ख्याल में वो मेमोरी को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करती है। तो आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन एडअप करनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर लोड करूँ तो मैं यहाँ से एवेल्यूएट कर सकता हूँ मेरी कितनी रैम है, ठीक है। आप ये दोनों वैल्यूज़ को ऐडअप कर लो, ठीक है, 124928 प्लस 6144 ये बन गई। और इसको, ये किलो बाइट्स है, इसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1024 पे डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाता है ये 128 MB की रैम लगी हुई है इस राउटर के अंदर, ठीक हो गया। इस राउटर में 128 MB की रैम लगी हुई है, CPU 350 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, नॉर्मल CPU है, 3 फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस हैं और 1 सीरियल इंटरफेस है। एनवी रैम आपको पता चल गई कि ये आपकी इतनी एनवी रैम है, ठीक है। कॉन्फ़िग रजिस्टर पे मैं भी आता हूँ, ठीक है। इसको मैं इतनी डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। कॉन्फ़िग रजिस्टर मेरे ख्याल में इतनी डिटेल में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉन्फ़िग रजिस्टर चेंज कैसे करना है। बहरहाल इट्स नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। बहरहाल राउटर ऑन हुआ, उसने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट दिए, देखे मेरे तमाम इंटरफेसेस अप हैं, फिर उन्होंने बूटस्ट्रैप चलाया, बूटस्ट्रैप में पता किया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किधर पड़ा हुआ है। और नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्लैश में पड़ा होता है और वो फ्लैश से उठा के उसे अनकम्प्रेस करके दोबारा रैम में रखता है और उसके बाद एनवी रैम में जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो बहुत थोड़ी होती है, उसमें सिर्फ आपकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है और आपकी कॉन्फ़िगरेशन उठा के आपकी रैम में लोड कर देता है और दैट बिकम्स योर स्टार्टअप रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक हो गया। इंटरनल कंपोनेंट्स, राउटर के इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? CPU होता है, आपको मैं दिखा चुका हूँ 375। रैम होती है, फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है, बड़ी फास्ट एक्सेस होती है इसकी, मगर एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि वोलाटाइल होती है, यानी जब बिजली चली जाती है आप पावर ऑफ कर दोगे उसमें जितना डाटा है वो सारा उड़ जाएगा, ठीक है। आपने राउटर में कॉन्फ़िगरेशन की मगर सेव नहीं की एनवी रैम के अंदर, आप पावर ऑफ कर दोगे और दोबारा ऑन करोगे तो वो फारिग हो चुकी होगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगी, ठीक है। पैकेट बफर, आपका राउटर है और राउटर से इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है बहुत तेज़, मगर राउटर उसे आगे फॉरवर्ड फास्ट नहीं कर सक रहा, लाइक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है तो उसको बफर कर रहा होता है, ठीक है। रैम बफरिंग का काम भी कर सकती है, ठीक है, थोड़ी देर रख लेती है फिर उसको फॉरवर्ड करती है, ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी बूटस्ट्रैप कोड होता है उसके अंदर जो आपके राउटर को रन करता है। और एक आपके पास राउटर के अंदर मोड होता है रोम मॉनिटर मोड,
ठीक है, जब बूटस्ट्रैप कोड लोड होता है और लोड होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है, अगर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ना मिले तो राउटर अपने एक फेल सेफ कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, वो कहलाता है रोम मॉनिटर मोड। अगर आपने राउटर लिया और उसकी फ्लैश उड़ा दी और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ तो आपका राउटर रोम मॉनिटर मोड में चला जाता है, और जब वो रोम मॉनिटर मोड में चला जाता है फिर आपको TFTP सर्वर या एक्स मॉडेम की कमांड से उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भरना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे भरना पड़ता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ICND पार्ट 1 के अंदर वो डिस्कस करेगा, मगर उसने डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, मगर आप अगर कभी भी आपके पास ऐसा केस हो जब तक आप ICND 2 नहीं पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल करो हाउ टू अपलोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द राउटर फ्लैश, तो आपको मिल जाएगा। वो एक्स मॉडेम की कमांड भी होती है, और अगर आप रोम मॉनिटर के अंदर राउटर के अंदर TFTP कॉन्फ़िगर कर लो तो उससे भी हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, TFTP के बारे में परेशान नहीं होना, ये बस एक सर्वर होता है जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, या आपके पास कोई फाइल पड़ी होती है, आपने राउटर से उसमें भेजनी होती, तो ये सारे कामों के लिए यूज़ होता है, यानी सॉर्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, मगर ये सिक्योर नहीं होता, ये कहीं यूजर ने पासवर्ड नहीं मांगता। ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, नंबर 4 में आ जाती है आपके पास फ्लैश मेमोरी, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, iOS का इमेज पड़ा होता है, मगर ये कंप्रेस्ड पड़ा होता है। जब राउटर लोड होता है तो उसको अनकम्प्रेस करके और आपकी रैम में रख देता है। वो मैं याद है मैंने आपको कहा था ये हैश साइन या पाउंड साइन डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ रहा होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा था वो एक्चुअली ये काम कर रहा होता है। NVRAM बहुत थोड़ी होती है, होल कॉन्फ़िग दैट इज इन टेक्स्ट फाइल। आपको जिस तरह मैं दिखा चुका हूँ कि NVRAM जो सी है उसके अंदर टेक्स्ट फाइल पड़ी होती है, सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आ जाता है कॉन्फ़िग रजिस्टर। कॉन्फ़िग रजिस्टर क्या होता है, ये NVRAM का पार्ट होता है कि राउटर बूट कैसे करेगा। ठीक है, मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, ये सॉर्ट ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। जब आप शो वर्जन में जाते हो, ये देखो 0x2102। ठीक है, 0x2 के बाद अगर कोई और अजीबोगरीब किस्म की अगर कोई वैल्यू आप डाल दो, इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, आपकी बुक के अंदर इसको इन डिटेल नहीं डिस्कस किया हुआ। ठीक है, ये 16 बिट की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, 16 बिट की वैल्यू, बाइट्स की वैल्यू होती है मेरे ख्याल में, ये 16 बाइट्स होती है मेरे ख्याल में, ये बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती हैं। ठीक है, 4 4 16 या ठीक है, 16 बिट्स की वैल्यू है, ये 16 बिट्स वैल्यू है ये कॉन्फ़िग रजिस्टर की। ये क्या करती है, आपके राउटर को बताती है NVRAM लोड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ से उठानी है, या आपने बूटअप प्रोसेस में क्या करना है, क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आपने करनी है। ठीक है, ये गवर्न कर रही होती है। लाइक रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मैंने राउटर लिया, राउटर लेने के बाद उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करता था, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब राउटर को रीबूट करता था वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं उठाता था, वो दोबारा जीरो पे आ जाता था। मैं काफ़ी देर खपता रहा, उसके बाद पता चला किसी ने कॉन्फ़िग रजिस्टर छेड़ा हुआ था उसका। अगर आप इसका कॉन्फ़िग रजिस्टर छेड़ दो और आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेव करो, कॉन्फ़िग रजिस्टर छेड़ के उसकी वो वैल्यू चेंज करनी होती है आपको। मैं दिखाता हूँ अगली स्लाइड पे कि वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद 7 नंबर पॉइंट आपके इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कॉन्फ़िग रजिस्टर की 0x2102। ठीक है, कि सिस्टम बूट हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम किधर है। ठीक है, फिर iOS और ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसे ढूंढना होता है, अगर आपके फ्लैश के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं, iOS पड़े हुए हैं, एक पुराना एक नया। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फ्लैश में मिलेगा उसको यूज़ करेगा वो। ठीक है, और शो वर्जन की लास्ट लाइन जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, मैं स्लाइड में पीछे जा रहा हूँ, वैसे ये कॉन्फ़िग रजिस्टर है। ठीक है, ये गवर्न करता है सारी इन्फॉर्मेशन, और ये NVRAM का पार्ट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये कॉन्फ़िग रजिस्टर मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, और कॉन्फ़िग रजिस्टर के नीचे देखो 0x2142। ठीक है, अगर इस कॉन्फ़िग रजिस्टर को 0x2142 पे कर दूँ, 21 रहने दो 42, ये दो चीज़ें जो सी है ना, ये मेनली गवर्न कर रही होती है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ से उठानी है। तो वो जब ये कर दी जाएगी तो रीबूट होगा राउटर विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी आप कोई रीज़न हो सकती है, ट्रबल शूटिंग पर्पज़ हो सकता है, आप चाहते हो यार कॉन्फ़िगरेशन कोई मसला कर रही है, कोई और मसला कर रहा है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने इसकी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि यार और क्या कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू होगी जिसको मैं यूज़ करूँ, तो ये हो जाएगा। लाइक बॉर्डर रेट आप इसके साथ सेट कर सकते हो। बॉर्डर रेट क्या होता है, जब आप राउटर के साथ हाइपर टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे होते हो। हाइपर टर्मिनल मैंने मेरे ख्याल में आपको दिखाया हुआ है। अच्छा, मेरे पास विंडोज़ विस्टा चल रही है तो उसके अंदर नहीं होता ऑप्शन। ठीक है, पर उसकी जगह आप टेराटर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, TFTP सर्वर। TFTP सर्वर क्या होता है कि अगर आपके पास से एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर, 4 राउटर पड़े हैं, नेटवर्क के अंदर लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने इन सब के ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप कर रहे हैं, आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन बैकअप करनी है, तो आपको TFTP सर्वर चाहिए होता है। ठीक है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है, ये एक ऐसा सर्वर होता है, नॉर्मल मशीन है, मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, छोटी सी एक्जी होती है। ठीक है, ईजिएस्ट वे टू गेट थ्रू इट इज़ गूगल करो। ठीक है, ठीक है,
और TFTP क्लिक करो। ये एक वेबसाइट है जो जनरली हर बंदा यूज़ करता है, ठीक है। इसके डाउनलोड्स के अंदर चले जाएं और आप ये TFTP सर्वर को लेटेस्ट जो 7 मार्च का वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे ना तो ये आपके सिस्टम में यूँ पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। ये करंट डायरेक्टरी बता रहा है कि ये मेरी डायरेक्टरी है, जो चीज़ें आप मुझे डाउनलोड करके इसमें फेंकोगे ये आ जाएगा, और मेरे जो इंटरफेस है, जो मेरा IP एड्रेस है वो आपका ये हो गया 192.168, और ये सर्वर रन हो रहा है आपका, ठीक है। अब आप राउटर को कहोगे कि भैया मेरी कॉन्फ़िगरेशन उठाओ, ये लाजमी है कि राउटर का इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। राउटर पर बैठ के आप इस IP एड्रेस को पिंग कर सकते हो, ठीक है, या इस PC से बैठ के, जिस PC पे आपने ये इंस्टॉल किया है इससे बैठ के आपका राउटर पिंग होता हो, ठीक है। और उसके बाद आप राउटर को राउटर भैया आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन उठाओ और इसमें पेस्ट कर दो, तो ये कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर ऑप्शन TFTP क्लाइंट और ये सारे ब्ला ब्ला सॉल्यूशंस है, इसमें हमने घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका TFTP सर्वर बन गया। जब आपने वो एक्जी इंस्टॉल कर लिया अपने पास और उसको बताया कि भैया ये आपने ये वाला IP एड्रेस यूज़ करना है, ये मेरे पास ये सब ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं, मेरे लैपटॉप के ऊपर 3-4 इंटरफेसेस लगे हुए हैं, ठीक है। यानी एक वायरलेस है, एक लैन कार्ड है, दूसरा लैन कार्ड है, तीसरा लैन कार्ड है, ठीक है। तो ये जो सा ये आपको आप इसे बताओगे कि भैया आप इस 192.168.0.3 के ऊपर सर्वर इंटरफेस बन गया, यानी आपका सर्वर अब इस इंटरफेस से इंफॉर्मेशन, अगर कोई आपको कहे कि भाई TFTP की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ से यूज़ करेगा। TFTP जो है वो TCP की पोर्ट 79 मेरे ख्याल में, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर रहा हूँ तो 79 यूज़ कर रहा होता TCP की पोर्ट, ठीक है। तो ये मेरा TFTP सर्वर हो गया, ठीक है। और मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ठीक है, और मैं राउटर की अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ना कॉपी करनी है इस पर, ठीक है। कि मेरे मैनेजर ने कहा कि भैया आपने ना ये कॉन्फ़िगरेशन बैकअप कर लो, ठीक है। कल को अगर राउटर को कुछ हो जाता है या राउटर काम करना छोड़ देता है, मुझे नया राउटर मिलता है तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन दोबारा यूज़ कर सकूँ, ठीक है। मेरे पास नया राउटर आया, मैंने राउटर को कनेक्ट किया हाइपर टर्मिनल से, टेराटर्न से, पट्टी से, जिससे मर्जी, ठीक है, कंसोल के साथ, क्योंकि उसके पास उस टाइम IP एड्रेस नहीं है और मैं उसको यूज़ कर सकूँ, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे क्या किया, कॉपी, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है, सिस्को इनेबल सिस्को, ठीक है, कॉपी, ठीक है। ये देखो क्या करना है, कॉपी TFTP करना है, फ्लैश करना है, क्या करना है। मैंने कहा मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उठानी है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ पे रखनी है, फ्लैश में रखनी है, HTTP पे रखनी है, अगर आपके पास HTTP सर्वर है, और मैंने ये करनी है TFTP सर्वर के ऊपर। ये देखो एक्स मॉडेम की कमांड भी है, ठीक है, जब आपका राउटर रॉम मॉनिटर में, ठीक है, वो फेल सेफ कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने ऐसे कहा जी TFTP पे रख दो, ठीक है। TFTP पे रख के मैंने कहा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उठाओ मेरे राउटर से और उसको TFTP पे रख दो। वो पूछ रहा है अब आपको मुझे बताओ कि TFTP सर्वर का IP एड्रेस क्या है। TFTP सर्वर का IP एड्रेस क्या है, 192.168.0.3। मैंने उसे कहा 192.168.0.3। ये जितने टेकी होते हैं जो नए नए CCNA किए होते हैं और कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, सबके लैपटॉप से पड़ा होता है ये TFTP सर्वर, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट है। सिस्को काफ़ी अर्सा पहले जो है अपना भी देती होती थी, मेरे ख्याल में, मुझे याद नाम नहीं है, वो ब्लू से कलर का आइकन होता था। मगर आप डिफरेंट कंपनीज़ में जाएगा, सोलोविंड्स का अपना है, ठीक है, सोलोविंड्स का भी TFTP सर्वर है। डिपेंड करता है जो से मर्जी आप TFTP सर्वर को यूज़ कर लो, ठीक है। कोई इस पर बंदिश नहीं है, बस TFTP सर्वर चलना चाहिए आपकी मशीन के ऊपर, जिस IP एड्रेस को ये दोगे। और वो बताता है डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या दूँ, ठीक है। R1-config दे सकते हो, या आप इसको दे दो, क्या दूँ, नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है 2012, ठीक है, क्या तारीख है आज, ठीक है, 31 मार्च 31, ठीक है। और उसके बाद -R1, ठीक है। ये मैंने कहा भाई इस नाम से फाइल सेव करो। और ये देखो आपने यहाँ पे, अगर इस स्क्रीन पे आप देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि ये जो है इस पीयर ने इसको कॉन्फ़िगरेशन भेजी और ये इसके पास कॉपी होगी। और ये कितने बाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन थी, 1324 बाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन थी, किलो बाइट्स की नहीं थी ये। और हमारी NVRAM 1000 किलो बाइट्स की होती है रफली, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये जो कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हुई है ये गई कहाँ पर है, ठीक है, वो इस पाथ पे जाएगी, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने रन में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा रन है और इसमें जाके पेस्ट कर दिया और ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई, ठीक है, 2 किलो बाइट की है। याद है NVRAM कितने बाइट्स की थी। और इसको मैं अगर कहता हूँ कि ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ, वर्डपैड में ज़्यादा अच्छी होती है मेरे ख्याल में, एक ही लाइन में दिखा रहा हूँ शायद कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो ये आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, सर्विस, टाइम स्टैम्प, डिबग, टाइम स्टैम्प, और ये सारी कमांड्स हैं। ये मेरे ख्याल में नोटपैड में खोली, इस वजह से ये ऐसी दिखा रहा है, ठीक है। तो
ये आपके राउटर की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है। ये वही चीज़ है जो आप शो रन कर देते हो। ये अगर आपने अपने पास सेव की हुई है और आपका राउटर फारिग हो जाता है तो आपको जब नया राउटर कंपनी देती है तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसी तरह अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी कॉपी कर सकते हो, कॉपी, ठीक है, फ्लैश कॉलन टू द TFTP, ठीक है। वो कहता है सोर्स फाइल नेम बताओ, आपको फ्लैश के अंदर जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल नेम देनी पड़ेगी। से मैंने ये फाइल नेम दे दी और वो पूछ रहा है 192.168, देखो अभी एरर मैसेज आता है 168.0.3 और कहता है डेस्टिनेशन फाइल नेम भी यही रखना है। मैंने कहा यही रखो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि dir फ्लैश कॉलन और एंटर किया, आपकी फ्लैश में कोई फाइल ही नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अगर आप कहते हो दोबारा एक और कॉपी की कमांड देते हैं, कॉपी NVRAM, ठीक है, और TFTP, ठीक है। वो कहता है सोर्स फाइल नेम बताओ, आपको NVRAM में कौन सी रनिंग कॉन्फ़िग पड़ी हुई थी? रनिंग कॉन्फ़िग पड़ी हुई थी। उसका रनिंग कॉन्फ़िग का स्टैंडर्ड नेम होता है रनिंग डैश कॉन्फ़िग मेरे ख्याल में। नहीं, एक सेकेंड, रोना नहीं है आपने, भी ढूंढ लेते हैं। R1 डैश कॉन्फ़िग है मेरे ख्याल में। एड्रेस ऑफ द रिमोट 192.168.0.3, ठीक है, और डेस्टिनेशन फाइल यही, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों? dir NVRAM और वो स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग के नाम पे फाइल है, ठीक है। मैंने r1.config के रखा हुआ था, ठीक है। तो अगर आप startup.config कहोगे तो वो उठा लेगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो कॉपी रन टू स्टार्ट कर दो, ठीक है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू TFTP, वो TFTP पे कॉपी कर देगा। TFTP सर्वर आपके पास चलना चाहिए, हमने ये देखा ये फाइल हमारे पास कॉपी होगी, ठीक हो गया। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट स्टफ, ठीक है। आप फ्लैश के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो, ठीक है, देखो। और कॉपी रन की कमांड मैंने यूज़ की और मैंने TFTP सर्वर के ऊपर कॉपी कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं और फाइनल एडवाइस दे लो जी, हम पहुंच गए, ख़त्म हो गया जी, ये आपका TFTP सर्वर ख़त्म हो गया, यानी फाइल मैनेजमेंट होगी कि आपने अपने राउटर से जब कॉन्फ़िगरेशन उठा के बाहर फेंकनी है तो वो ये यूँ करनी है, ठीक है। और सबनेटिंग के आपके पास मैंने एग्ज़ाम का ओवरऑल वर्कआउट किया रात को बैठ के कि कोई अपडेट तो नहीं आई। तो सबनेटिंग के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पास रफली, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जो सा है वो 90 मिनट्स का होगा और 40 to 50 क्वेश्चंस ओवरऑल आएंगे आपके पास, ठीक है। ये मैं ICND 1 की बात बता रहा हूँ। और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ना, लाइक अगर आपको पूछता है कि राउटर जो सा है वो कौन सी लेयर पे काम करता है, ठीक है, और आपके पास आता है एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन है और ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आंसर नहीं आता, ठीक है, तो आप एक ट्रिक जो सी आंसर को सॉल्व करने की ये होती है कि एलिमिनेशन प्रोसेस से गुजर सकते हो आप, ठीक है। कि आपने कहा ये एप्लीकेशन लेयर तो है ही नहीं, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर भी नहीं है, अब आपको कन्फ्यूजन है सेशन और ट्रांसपोर्ट, तो आप इनमें से एक भी सिलेक्ट करोगे तो आपका जो है वो 50% आंसर तो ठीक हो, चांस है कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन प्रोसेस से जो लीस्ट पॉसिबल आंसर है वो निकाल दो और बाकी देख लो, ठीक है। टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 90 और 40 to 50 क्वेश्चन हैं आपके पास। और अगर आप सिस्को की वेबसाइट पे जाओ ना तो आपको काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो काफ़ी हेल्पफुल है। सिस्को की मेन वेबसाइट पे चले जाओ और उसके बाद सर्टिफिकेशंस पे चले जाओ, ठीक है। और सर्टिफिकेशंस पे जाने के बाद राउटिंग एंड स्विचेस की CCNT NT लेवल का जो हमने पूरा पढ़ लिया, 640 822 आपका एग्ज़ाम नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम इसकी इतनी वो फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रहे, ठीक है, मगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 90 मिनट्स का क्वेश्चन है। रजिस्टर PSN VUE लाहौर में आपके पास एक सेंटर है और एक रावलपिंडी के अंदर सेंटर है, चांदनी चौक के पास मेरे ख्याल में, ठीक है। और वो मेरे ख्याल में 2 IDs मांगता है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम की फ़ीस मेरे ख्याल में $125 या $150 है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। एग्ज़ाम के टॉपिक्स आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करो तो एग्ज़ाम के टॉपिक्स देगा, ठीक है। और रिकमेंडेड ट्रेनिंग, इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको कहेगा कि सिस्को के टेस्टिंग सेंटर से। फिर आपके पास एक और टैब है स्टडी एंड लर्न के नाम पे, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेड क्लासरूम ट्रेनिंग में आपने नहीं जाना, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। डिटरमिन IP राउट्स, इसको देख लो, जो फ्री अवेलेबल स्टफ़ है। E-लैब सिमुलेटर्स हैं यहाँ पे लगे हुए, स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको नहीं समझ आता कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। सिस्को प्रेस और ये जो चीज़ें फ्री हैं इन्फॉर्मेशन, इस सारे को हार्वेस्ट कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद
प्रैक्टिस है। द रीज़न मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो आप, ठीक है। बैनर गेम है, सबनेट गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, ये आप गेम्स खेल सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। मगर मैं आपको ये नहीं कहता 6 साल तक खेलते रहो, जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करके एग्जाम दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मेरे साथ वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं इस स्लाइड पे वापस आता हूँ, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि व्यू एग्जाम टॉपिक्स, यू मस्ट बी लॉग इन टू एक्सेस दिस कॉन्टेंट्स। मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, आपको लॉग इन होना पड़ेगा, ठीक है। और ये ब्लू प्रिंट है एग्जाम का, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या पढ़ लिया है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस, हमें पता है राउटर स्विच क्या करता है, कंपोनेंट्स मीट टू गिवन द नेटवर्क स्पेसिफिकेशन, आपको नेटवर्क स्पेसिफिकेशन दी है, मुझे 98 यूजर्स को कनेक्ट करना, तो आपको स्विचेस लगाने पड़ेंगे। OSI लेयर मॉडल आपको पता है, ठीक है। डिटरमाइन नेटवर्क कम्युनिकेशन, OSI एंड TCP लेयर मॉडल मैं भी आपको दिखाता हूँ। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एप्लीकेशन सच एज वॉइस ओवर IP ऑन द नेटवर्क, आपको पता है वॉइस ओवर IP, अगर वॉइस कम्युनिकेट करनी है तो आपको UDP से प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये आपसे अब वॉइस ओवर IP कन्फिगर नहीं करवाएगा आपके पास से, ठीक है। ICND एग्जाम है ये 1, ठीक है। इंटरप्रेट नेटवर्क डायग्राम, आप नेटवर्क डायग्राम देख के बता दोगे कि राउटर है, ये स्विच है, ये हब है और ये वो चीज़ें। डिटरमिन पाथ बिटवीन होस्ट अक्रॉस द नेटवर्क, 1 2 3 7 लेयर मॉडल, लैन फीचर, स्मॉल स्विच नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। इंप्लीमेंट IP एड्रेसिंग स्कीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आने, 10 से 15 क्वेश्चन आने। इंप्लीमेंट अ स्मॉल राउटेड नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क की भी बात कर सकता है। ये देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इंक्लूड पिंग, ट्रेसर, टेलनेट, SSH, आप, IP कॉन्फिग, शो, डिबग, सारी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। iOS कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है, कि भाई TFTP करनी है और इस तरह की ड्रामेबाजी। कन्फिगर, वेरीफाई एंड ट्रबल शूट रिप वर्जन 2 को देखना है। इंक्लूड राउटर बूटस्ट्रैप, पोस्ट राउटर कंपोनेंट्स, आपको सारा पता है, इसके बारे में कोई मसला नहीं है, ठीक है। IEEE वाईफाई के स्टैंडर्ड्स, ये तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बुक के ना पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लोगे ना तो आपको सारे कुछ ही क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने ये सारा कुछ वेब WPA2 सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट और नेटवर्क, डिस्क्राइब द जनरल मेथड माइग्रेट दोस, मिटिगेट दोस थ्रेट्स, ये आपको बुक से मिलेगी इन्फॉर्मेशन, मगर मैं अपनी बातों के साथ साथ आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट हो गया, यानी इससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा, मगर यही टॉपिक्स हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये अभी तो पहला कतरा है बेटे, अभी तो आपने पैर रखा है इसके अंदर, ठीक है। और ये मेनली आपको कवर कर रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। तो इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। मैं इधर एक्चुअली एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, मगर मुझे मिल नहीं रही वो। ICND 1, अच्छा एक और पॉइंट, रीटेकिंग एग्जाम, अगर खुदा न खास्ता आप लोग फेल होते हैं, जिसकी कोई चांस नहीं है इंशाल्लाह, तो आपको 5 दिन वेट करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा चक्कर नहीं है कि आप फेल हो गए और दोबारा आप वहीं बैठ के एग्जाम दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको 5 दिन के लिए वेट करना पड़ता है। जब आप एग्जाम इंशाल्लाह पास कर लोगे तो आपको ये CSC कोड मिल जाएगा, सिस्को का कोड मिल जाएगा, ठीक है। और और ठीक हो गया। ये जो पाथ मैंने आपको स्लाइड के अंदर दिया हुआ है ना, ये सिस्को सर्टिफाइड एग्जाम ट्यूटोरियल है, यानी आपको बताता है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसा सा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। आप लॉगिन हो गए, आपके नाम सारी इन्फॉर्मेशन एंटर हो जाएगी, वो जो एग्जामिनर होगा वो आपको अंदर कमरे में बिठा देगा, आपकी वीडियो तस्वीर सारा कुछ ले लेगा, थंब प्रिंट वगैरह पता नहीं क्या कुछ ड्रामेबाजी होगी, ठीक है। वो लेने के बाद कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, हाउ मैनी मीटर्स आर इन द किलोमीटर, आप 100 को क्लिक करोगे और नेक्स्ट का बटन दबा दोगे, ठीक है। यानी आप वापस रिव्यू नहीं कर सकते, इसलिए बेटर ये है कि स्पेंड योर टाइम, और आपके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर टाइम रिमेनिंग आ रहा होगा। और अच्छा एक काम जरूर कीजिएगा, कभी कभी अक्सर ऐसे हो जाता है, इस बात से पैनिक नहीं होना, पाकिस्तान के अंदर मेनली ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, और एक दफ़ा तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने गया, CCSP का था मेरे ख्याल में, IPS का एग्ज़ाम था, मैं देने बैठा और ऊपर से पता चला कि वो एग्ज़ाम मेरा नहीं था, किसी और का था। वो मेरे से माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन पूछे, मैं 15-20 क्वेश्चन तक पहुंचा, तो मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नोटिस किया वो तो नाम ही मेरा नहीं है। मैंने कहा मैं IPS का पेपर दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे पास, वो कुछ ने MCSE का एग्ज़ाम लोड कर दिया था। तो ये एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखेगा। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने एग्जाम शुरू किया, 2 क्वेश्चन किए और आप फेल हो गए,
ठीक है। तो वो सर्वर के अंदर एरर होता है, वो एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे विल टेक केयर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं आपको कल आना पड़ेगा, तो मगर ये बहुत रेयर चांसेस है, यानी 1/100 है। मेरा एक दोस्त था, वो एग्जाम देने गया, उसने पूरा एग्जाम कर लिया, मगर आखिरी क्वेश्चन पे जाके वो सर्वर क्रैश कर गया। ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा कि भाई ये इधर लेफ्ट साइड पे डिटेल दी हुई है, ठीक है। इस पाथ को खोलने के लिए ये मेरे स्लाइड दी हुई है, cisco.com वेब लर्निंग www ट्रेनिंग सर्ट प्रोग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग सर्ट एग्जाम अंडरस्कोर tutorial.html, यानी ये पाथ है आपका, ठीक है। तो आपने जब इसको इस तरह का एग्जाम होगा और आप इसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सबसे मुश्किल होता है, ये सबसे ज़्यादा जान लेता है आपकी, ठीक है। इसमें आपको चूज़ 3 करने पड़ते हैं, यानी 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने तो आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस होंगे, वो रेडियो बटन्स नहीं होंगे जैसे आगे पहले थे। अच्छा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का होगा कि लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपके माउस के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अक्सर लड़के ये होते हैं कि इस तरह की चीज़ें देख के नहीं गए होते, और जब वो उनके सामने आती हैं तो उनको ये टाइम इस पे स्पेंड करना पड़ता है कि ये चीज़ करनी कैसे है। तो इस बेटर के आप एक दफ़ा देख के जाओ इस चीज़ को, ताकि आपके सामने एग्जाम में आए तो आपको पता चल जाए अच्छा सर ने ये किया। और लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ पे 6 ऑप्शन है आपको 6 ही चीज़ें दिखाएगा, या आपको 10 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है, ठीक है। और जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको एक पॉपअप विंडो देगा। जब आपके पैसे लगे हुए होते हैं तो मुझे पता आपकी धड़कन कैसी होती है। मैंने आप रफली 20 एक एग्जाम दिए हैं इस तरह के, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरह का भी एग्जाम हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। नॉर्मली मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने एक्चुअली CCNA का एग्जाम 2 दफ़ा दिया था। एक दफ़ा दिया, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, फिर 3 साल बाद मैं दोबारा देने गया। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग एग्जाम। तो अगर मैं अभी भी बैठ के CCNA का दूँ तो आई वॉन्ट बी 100% कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है अभी भी कि उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि रिप एनेबल किस तरह करते हैं, तो इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स थी, मैंने वहाँ पे राउटर रिप लिख दिया था। और वन मोर सजेशन कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद राइट मैम की कमांड जरूर देनी ताकि कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दे, ठीक है। वो 100% परफेक्ट सिमुलेटर नहीं होता एग्जाम के अंदर, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप राइट मैम की कमांड दे दो या कॉपी रन टू स्टार्ट की कमांड दे रहे हो और वो ले ना रहा हो, मगर आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। और ये देखो, ये 2 या 3 आएंगे आपके पास, ठीक है। मगर ये ऊपर आप देख रहे हो, ये आपने पूरी स्टोरी पढ़नी है। स्टोरी पढ़ने के बाद आपको ये पूरी टोपोलॉजी दिखा रहा है कि ये 3 राउटर्स हैं, राउटर्स के साथ नेटवर्क लगे हुए हैं, और ये पूरी ऊपर स्टोरी है। चेंज द होस्ट नेम ऑफ लैब 1 टू राउटर 1। आप देख के आप हंस रहे होगे कि सर ये क्या बात है, ठीक है। बस ये बेटे इतनी सी चीज़ है, ठीक है। आपने वहाँ हाई टोपोलॉजी का बटन दबाया और एक जो कंप्यूटर था उसके ऊपर जो सा उसने आपको एक्सेस दी हुई थी, और वो हाइपर टर्मिनल एक्सेस थी। आपने सिर्फ होस्ट नेम चेंज करना है। ट्राई मी का बटन दबाऊं तो ये देखो, ये आपके पास राउटर है। देखो जिस चीज़ हाईलाइट हो रही होगी सिर्फ आप उसमें जा सकते हो। ये देखो, ये राउटर डी है और उसने जो सी ये टर्मिनल सेशन स्टैब्लिश किया हुआ, यानी उसकी ने कंसोल लगाई हुई है राउटर 2 में। आप उस पर जाओगे, एंटर का बटन दबाओगे, ये देखो आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। इनेबल, ठीक है। ये नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? दिस इज ओनली अ डेमो टू एक्चुअल एग्जाम सिमुलेटर ऑन द एग्जाम द टर्मिनल एमुलेशन वुड रिस्पॉन्ड इट विल देन कनेक्ट टू द राउटर, ठीक है। यानी ये अभी नहीं दिखा रहा, मगर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क की हेल्प की कमांड ऑप्शन भी ना दे रहा हो आपको, ठीक है। तो ये आप इसको ट्राई मी का बटन दबाओगे तो आप खुद इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरी स्टोरी मेजर टेलीविजन कंपनी, पूरी लंबी स्टोरी के बाद आखिर में जो लाइन में आपको बताया हुआ उसने रिक्वायरमेंट कि उसे चाहिए कि इस राउटर का होस्ट नेम चेंज करना, और मुझे पता आप सब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये टेस्टलेट कहलाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे देखो आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ये पूरी स्टोरी पढ़नी है। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आपने इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मगर ये मेन कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसका आपने आंसर देना है। ये ना हो कि आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देके नेक्स्ट चले जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको वो बताता भी होता है। ट्राई मी का बटन दबाता हूँ, देखो ये एन एम्प्लॉय हु यूज द लैपटॉप स्टेशन एंड स्टोरी स्टोरी स्टोरी। ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद पूछता है व्हाट वाज द पैकेट साइज व्हेन द लैपटॉप एड्रेस वाज पिंग्ड, ठीक है। कितना पैकेट साइज था? आप जब ऊपर जाओगे तो ये देखो आपको नजर आ रहा है 32 बाइट्स था पैकेट साइज, ठीक है। 32 को पिक सेलेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाओ, ठीक है। ऑफ द चॉइस बिलो व्हाट इज द ओनली सर्टेन कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पिंग टू द लैपटॉप लूप बैक एड्रेस, ठीक है। क्यों हो रहा है आपने आंसर दिया, ठीक है। चूज 3 आपने 3 आंसर्स देने हैं, ठीक है। 4 पे गए, चूज 2, दैट्स इट, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट का बटन दबा दोगे, डू यू वांट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट आइटम, और आप नेक्स्ट आइटम, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक और सिनेरियो ये है कि आपको पूरी स्टोरी दिखाएगा, आपको तस्वीर दिखा रहा होगा, इसको सिमुलेट कहते हैं। और उसके बाद
सिमिलर दिखाने के बाद ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेस लिस्ट नंबर असाइन टू ईथरनेट जीरो इंटरफेस। ईथरनेट जीरो इंटरफेस के ऊपर एक्सेस लिस्ट कौन सी लगी हुई है, आप बताते हो। ये एक्सेस लिस्ट लगी, मेरे ख्याल में एक्सेस लिस्ट आपका पोर्शन नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो कि आपको एक्सेस लिस्ट आएगी। ब्लूप्रिंट भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसमें भी एक्सेस लिस्ट का क्वेश्चन नहीं है। आपने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आपने नेक्स्ट का बटन दबा दिया, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह का एग्जाम होगा, उसमें यानी आपके पास 7 किस्म के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमलेट के अंदर आपने कोई लैब नहीं करनी, कोई कमांड नहीं देनी, बस आपने राउटर के अंदर लॉगिन होकर इन्फॉर्मेशन फेच करके और आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दोगे। राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी। देखो आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हो तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, मगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी, आपने बस कॉन्फ़िगरेशन देख के आपने बताना है कि राउटर के ऊपर आंसर कौन सा देना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको ज़रूर देखना है। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं ये रिव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, these review questions do not reflect the actual exam you will receive in your live certification exam, they are only meant to supplement your learning experience। ठीक है, ये सप्लीमेंट करेंगे आपके लर्निंग एक्सपीरियंस। लाइक हम वर्जन 1 का मॉड्यूल नंबर 1 पे चले जाते हैं और हम उसे कहते हैं भैया यही दिखा दें हमें। ठीक है, रिव्यू नाउ, यानी आप देखना चाहते हो कि आपका एग्जाम कैसा होगा, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ये देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ICD 1 है, रिव्यू एग्जाम मॉड्यूल नंबर 1। नेक्स्ट का बटन दबाओ, 46 क्वेश्चन है, ये सारे करके जाना। ठीक है, व्हाट 3 स्टेटमेंट अबाउट द नेटवर्क आर एक्यूरेट। मैं खुद परेशान हो गया देख के। नेटवर्क आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा इन द वेरियस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग होम, स्मॉल ऑफिस, लार्ज एंटरप्राइज। आपको लग रहा है ये ठीक है। द मेन ऑफिस कैन हैव 100 and even 1000 ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन द नेटवर्क एक्सेस टू डू देयर जॉब। हाँ, समहाउ ठीक है। नेटवर्क इज कनेक्टेड is a connected collection of the devices that can communicate with each other। definitely ठीक है। A main office usually have one large network to connect users, sort of 50-50 है। The purpose of network is to create a mean to provide। बहरहाल ये सारी स्टोरी है। ठीक है, आप आगे चले जाएं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राउटर, इंटरकनेक्ट करता है बेस्ट पाथ बिटवीन देम, या क्या करता है, आपने सारा सेलेक्ट करके। और पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्विच। ठीक है, फिर इसके अंदर पता नहीं सबनेटिंग का क्वेश्चन ही नहीं, 46 क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर 46 के बाद आप मॉड्यूल 2, 3, 4 जितने 4 मॉड्यूल्स हैं ये भी कर लो। यू कैन प्रिपेयर बेस्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसके ऊपर टाइम लगाओगे और चीज़ें पढ़ोगे तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बोल लिया मैं आज मेरे ख्याल में। अच्छा जी, फाइनल एडवाइस होगी कि ये सबनेटिंग के क्वेश्चंस हैं। ये OSI लेयर मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था कि OSI का रेफरेंस मॉडल ये है, APSTN-DP। ठीक है, आज फिर से तुमने दाल पकाई, मेरे ख्याल में किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, इस तरह भी याद किया जा सकता है। पर आपके अपने तरीके। ठीक है, TCP/IP का स्टैक मॉडल, यानी ये 7 लेयर्स TCP/IP इसको इस तरह डिफाइन करती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डाटा लिंक और फिजिकल। मगर डाटा लिंक फिजिकल को नेटवर्क एक्सेस क्या दिया जाता है। और फिर ये डाटा सेगमेंट्स और पैकेट और फ्रेम्स जो से हैं वो कुछ यूं बाइंड होते हैं। ठीक है, डाटा बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, सेगमेंट्स और ये डाटा। इस लेयर पे डाटा है, फिर सेगमेंट्स हो जाते हैं, फिर पैकेट्स हो जाते हैं, फिर फ्रेम्स होते हैं, फिर बिट होते हैं। फिर हमने देखा कि IP और UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है। RFC 1918 हमें 10 और 172.16 और 192.168 प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आएगा। वेल नोन पोर्ट 0 से 1024 है, रिवाइज रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से 49,151 है। और वेंडर, प्राइवेट वेंडर और डायनेमिक पोर्ट्स जो सी है वो 65,535 तक है। मैक लेयर पे 802.3 यूज़ होता है जो ईथरनेट है। UDP और STP, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसमें 8 केबल्स होती हैं, 4 पेयर्स होती हैं। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्टेड होके भी आ सकता है। 8 पेयर्स ऑफ केबल नहीं, 8 पेयर्स नहीं होती, 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर का मतलब 8 केबल्स। ठीक है, और आपस में ट्विस्टेड होती हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर उन सब केबल्स के ऊपर फिर सेपरेट एक शील्डिंग हुई होती है ताकि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो जाए। फिर फाइबर की 2 टाइप्स है, सिंगल मोड, मल्टी मोड। सिंगल मोड ज़्यादा दूर तक केबल डाटा लेके जाती है, मल्टी मोड में मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट होती हैं। ठीक है, और दैट इज़ माई फाइनल स्लाइड। ठीक है, फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए कि हम लोगों ने मार्क कर दिया एट द एंड ऑफ ICAD। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मगर जो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा होप दी वो ये कि मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। बहुत सारे लड़के थे, आप लोग बहुत अच्छे लड़के हो। ठीक है, और लड़के नहीं, मुझे बच्चे कहना चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, और आई होप कि ये जो इंफॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और नमाज़ पढ़िएगा, सुबह फ्रेश होइएगा और अल्लाह का नाम लेके एग्ज़ाम देने चले जाएं। कुछ नहीं होता,
कुछ लोग जो हैं वो ब्रेन डंप्स की भी बात करते हैं। ब्रेन डंप पे फुली रिलाई करके और एग्ज़ाम देने का से आप पास तो हो जाएंगे, मगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप एक तो डिवैल्यू करोगे सर्टिफिकेशन को, और फिर उसके बाद आपको जब मार्केट के अंदर जॉब लेने जाओगे और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेरा टर्म या कंसोल कनेक्शन के अंदर और टेलनेट सेशन के अंदर क्या फ़र्क है, फिर आपको वो डंप किसी काम नहीं आएगा। और अगर आप ये समझ रहे हो कि आप डंप पढ़ के, ब्रेन डंप पढ़ के एग्ज़ाम दे लो और एग्ज़ाम दे के पास होने के बाद सब कुछ सीख लोगे, तो ऐसा नहीं होता बेटे, ठीक है। दुनिया ऐसे काम नहीं करती होती, ठीक है। उसने आपकी सर्टिफिकेशन देखते साथ ही, अगर मेरे पास इंटरव्यू में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैंने CCNP किया हुआ है, जब आपसे उससे क्वेश्चन पूछते हो तो आपको 5 मिनट में पता चल जाता है उसने सिर्फ ब्रेन डंप पढ़ के क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है या बगैर ब्रेन डंप पढ़े दिया हुआ। खैर ब्रेन डंप सब पढ़ते हैं, ठीक है, मगर ब्रेन डंप को पॉजिटिव यूजेज होती है, ठीक है। हर चीज़ की एक पॉजिटिव यूजेज होती है, एक नेगेटिव यूजेज होती है। पॉजिटिव यूजेज ये है कि आप पहले अपने सारा कुछ लर्न करो। जो बंदा ये मेरा लेक्चर सुन रहा है इसका मतलब उसने मेरे सारे लेक्चर सुन लिए हैं। जब आपने ये सारे लेक्चर सुन लिए, आप बुक को एक दफ़ा स्किम थ्रू कर लो। स्किम थ्रू करने के बाद वो टेस्ट क्वेश्चंस पढ़ो जो मॉड्यूल्स पे पढ़े हुए हैं, आप बुक के एंड पे जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करो। उसके बाद ब्रेन डंप पढ़ो, एग्जाम दो, मुझे कोई गिला नहीं है, ठीक है। ब्रेन डंप पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, इट हेल्प्स अ लॉट इन द एग्जाम। मगर ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम नहीं देंगे और ये समझेंगे चलो अब सर का ICND 2 का लेक्चर जब आ जाएगा तो फिर पढ़ेंगे, तो फिर वो इस तरह लटके रहेंगे इस मेंढक की तरह, ठीक है ना। ये देखा, ये देख भी रहा आपको, ठीक है। और उनके सामने पे जब कोई लड़का सर्टिफिकेशन करके आएगा तो वो जेलस होंगे, और जेलसी में पता क्या कहेंगे, मुझे भी आता है ICND, मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है। पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास वो पीस ऑफ पेपर ना हो। जब आपके पास वो पीस ऑफ पेपर होगा यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, ओके। मैं पहले सोच रहा था यार सर्टिफिकेशन का वो रिजल्ट कार्ड लगा दूं, मगर नहीं, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि जिसने सर्टिफिकेशन की हुई है जिसने नहीं की हुई उसका नॉलेज इक्वल है। मे बी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं की, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मगर एक बेंचमार्क मिल जाता है आपको, ठीक है। तो बेटर आई वुड सजेस्ट कि ICND 1 दे लो। और ICND 1 देने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको जब वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, यू विल फील मोर मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड फील करोगे और आप फिर ICND 2 अटेम्प्ट करोगे। ICND 2 इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मगर आपने एक दफ़ा ICND 1 किया होगा तो आपको ICND 2 के जो एग्ज़ाम का जो झाका होगा ना वो उतर चुका होगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसको 2 पार्ट्स में दे लो। अगर आप एक पार्ट में देना चाहते हो इट्स अप टू यू, मगर मैं सजेस्ट आप लोगों को सबको यही करता हूँ कि ICND 1 दो ताकि आप मोटिवेट हो जाओ, आप को एग्जाम का एनवायरनमेंट का पता चल जाए, आपको पता चल जाए टेस्टिंग सेंटर के, आप वो सारे प्रोसेस से गुजर चुके हो। जब आप ICND 2 के एग्जाम में ICND 1 नहीं किया होगा और आप CCNA के एग्जाम में डायरेक्ट जाके बैठोगे तो एग्जाम जो है वो एग्जैक्टली 50-50 नहीं आएगा, फिर वो ICND 2 से ज़्यादा फोकस्ड होगा। और फिर उसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे, तो फिर आप प्रेशर में आ जाओगे। जब आपने ICND 1 एक दफ़ा किया होगा और आप पहले एक दफ़ा एग्जाम में बैठे हुए होंगे तो आपके लिए सारे मसले नहीं होंगे, ठीक है। तो इन तमाम उम्मीदों के साथ कि मैंने अच्छी तरह नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया और आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैं अब थोड़ी सी छुट्टियां लूँगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको वापस मिलूँगा। और आई होप सो कि उस वक्त तक एटलीस्ट उम्र से तो मैं सर्टिफिकेशन करवा ही लूँगा। तो खैर वो मेरे हाथ आएगा या नहीं, फ़ोन उठाता है या नहीं, वो अलग स्टोरी है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो आपसे मुलाकात होगी थोड़े अरसे बाद दोबारा ICND के एग्ज़ाम के ऊपर, और फिर हम ICND पढ़ेंगे। और मैं फिर भी अभी भी बहुत स्ट्रांगली सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली वो जो राना साहब हैं, ठीक है। राना साहब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, आप एग्ज़ाम दे लें तो उसके बाद ICND की बात करेंगे, ठीक है। राना साहब ने मुझे मैसेज किया था सर ICND 2 जो सी है मैंने फास्टर स्पीड के साथ पढ़ना है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा ना राना साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं फास्ट पढ़ूंगा, ठीक है। वो अलग बात है, बीवी मुझे मेरे कान पकड़ के खींचेगी कि भाई तू 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठा रहता है, ठीक है। तो भैया दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।